नमस्कार, मैं अभिमन्यु दयाल, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th जियोग्राफी के अंतर्गत सॉइल का अध्ययन करेंगे। सॉइल या मिट्टियाँ या मृदा, भूपृष्ठ की ऊपरी असंगठित परत को सॉइल कहते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथों में दो अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हैं जिनका आप रंग अलग देख पा रहे होंगे। इसके अलावा उसमें मिट्टी के जो कण हैं वो डिफरेंट होंगे। तो इसी प्रकार से अनेक मिट्टियां भारत में देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप मानचित्र देख पा रहे हैं, अलग अलग कलर या अलग अलग सिंबल से अलग अलग मिट्टियां भारत की आपके लिए दर्शाई गई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस व्याख्यान के अंतर्गत हम इसी विविधता का अध्ययन करने वाले हैं जो सॉइल्स के अंतर्गत मिलती हैं। मिट्टी, भूपृष्ठ की ऊपरी असंगठित परत जो पेड़ पौधों के लिए जननी का काम करती है, जिसमें अनेक प्रकार के जीवांश और खनिजांश मिले होते हैं, जिन्हें हम ह्यूमस कहते हैं, मृदा कहलाती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये भूपृष्ठ की ऊपरी असंगठित परत मिट्टी होती है, सॉइल कहलाती है। मिट्टी का निर्माण करने वाले तत्व, तो मिट्टी का निर्माण करने वाले 6 प्रमुख एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऊंचावच या धरातल, कि किसी स्थान पर किस प्रकार का रिलीफ है तो उसी प्रकार की मृदा वहाँ पर जनित होगी। सेकंड वन होता है जनक सामग्री या मूल पदार्थ या पेरेंट मटेरियल। थर्ड वन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अन्य जीव जंतु और टाइम के अनुसार भी मिट्टियाँ परिपक्व मिट्टियाँ या नवीन मिट्टियाँ होती हैं। इसी प्रकार से जो 6 मूल एलिमेंट हैं जो किसी भी मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हम इसको 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक सक्रिय या एक्टिव फैक्टर होते हैं, सेकंड वन निष्क्रिय या पैसिव फैक्टर होते हैं। सक्रिय फैक्टर्स वे होते हैं जो मिट्टी के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जैसे जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव। ये 3 जो हैं एक्टिव फैक्टर कहलाते हैं। इनकी क्रियाशीलता के कारण चट्टानों का डीकम्पोजिशन होता है और नए जैव अजैव यौगिक जो हैं मिट्टी में बनते हैं। इसी प्रकार से दूसरे होते हैं निष्क्रिय कारक, जो कारक मिट्टी निर्माण में स्वयं तो पहल नहीं करते, लेकिन वो मिट्टी निर्माण में मूल भूमिका जरूर निभाते हैं, जैसे जनक पदार्थ है, लैंडस्केप है और विकास की अवधि यानी टाइम। तो ये पैसिव फैक्टर कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो मृदा निर्माण है, ये एक जटिल प्रोसेस है, यानी अपक्षय और अपरदन। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट फूट जाना, और अपरदन विभिन्न अपरदनकारी तत्वों के द्वारा, जैसे नदी, हिमनदी, वर्षा का जल, ये भूपृष्ठ की चट्टानों को तोड़ फोड़ देते हैं, काट ले जाते हैं। तो उनके कारण मृदा अपरदित होती है। उस अपरदित पदार्थ को मूल पदार्थ कहा जाता है। ये चूर्ण में टूटकर, यानी चट्टानों के कण छोटे टुकड़ों में टूटते चले जाते हैं और समय के साथ साथ वनस्पति तथा जीव जंतुओं के गले सड़े अंश इसमें मिल जाते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। इस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। यही खनिजांश और जीवांश मिलकर मिट्टी को पोषक बनाते हैं, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मृदा जनन है, मृदा जनन को अंग्रेजी भाषा में पैडोजेनिस बोलते हैं। पैडोजेनिस ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी पैडो मीन्स सॉइल और जेनिस मीन्स ओरिजिन या बर्थ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा निर्माण एक जटिल प्रोसेस है, वेरी टफ प्रोसेस है। मृदा के घटक, कंपोनेंट ऑफ सॉइल, खनिज कण यानी मिनरल पार्टिकल और ह्यूमस
जीव जंतुओं का गलासड़ा अंश या वनस्पति का गलासड़ा अंश, वाटर और एयर, ये किसी भी मृदा के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मृदा के प्रकार यानी इनकी मात्रा पर मृदा का प्रकार निर्भर करता है। कुछ मृदाओं में इनमें एक से अधिक घटक होते हैं, किसी में एक से कम घटक होते हैं, किसी में लगभग सभी घटक भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार से यही घटक मिलकर मृदाओं का निर्माण करते हैं। मिट्टी का महत्व यानी हमारे लिए जो सॉइल है, भूपृष्ठ की ऊपरी असंगठित परत है, वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रखती है। तो मिट्टी जो है भोजन का आधार है, क्योंकि सारी की सारी फसलें, क्रॉप्स जो हैं वो सॉइल के अंतर्गत ही पैदा होंगी। जैवमंडल की जितनी भी फूड चेन है, खाद्य श्रृंखलाएं हैं, उनके अंदर जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है, उन सब का भी मूल आधार मृदा ही होती है। इसी प्रकार से मिट्टी एक अत्यंत मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। सॉइल इज ए प्रीशियस रिसोर्स या प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत मिट्टी की सेहत से ही जुड़ी होती है। क्योंकि जो अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, जो गहरी मिट्टी होती है, जिसमें उपजाऊपन अच्छा होता है, वहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं, वहाँ एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो वो अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर पाएगी। इसके विपरीत जो कम गहरी या कम उपजाऊ मिट्टी होगी, वहाँ पर खेती नहीं हो पाएगी, तो वो जनसंख्या का भरण पोषण नहीं कर पाएगी। इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व या लोगों का जीवन स्तर दोनों ही निम्न स्तर के होंगे। जैसे उदाहरण के लिए भारत के अंदर पश्चिमी बंगाल के डेल्टाई प्रदेश में और केरल के तटीय भागों में उपजाऊ जलोढ़ मृदा मिलती है। तो इन कारण से दोनों के दोनों प्रदेश जो हैं सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं वहाँ पर जो है, और केरल तो HDI और साक्षरता के स्तर में भी भारत में सर्वोच्च स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं इस मृदा के उपजाऊपन की बदौलत है कि वहाँ पर इतनी अधिक जनसंख्या का भरण पोषण वो मृदा कर पा रही है। इसके विपरीत राजस्थान की जो मरुस्थलीय मिट्टी है यानी रेत है, उसमें खेती अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी कम है और वहाँ पर डेवलपमेंट का स्तर भी कम है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिट्टी की सेहत, मिट्टी की जो हेल्थ है, उसकी उपजाऊपन है, वो किसी न किसी प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट इसके पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है मृदा परिच्छेदी का। प्यारे विद्यार्थियों, आप ये चित्र देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इसमें आप लेयर्स देख रहे हैं कि सबसे नीचे कुछ मोटी चट्टानें हैं, फिर उसके ऊपर थोड़े से मिट्टी के कण मिक्स हैं, सबसे ऊपर जो है बारीक कण है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के वनस्पति के अंश मिले हुए हैं, और सबसे टॉप पर जो है क्रॉप्स पैदा हुई हैं या जो भी फसलें हैं वो इसमें हैं। तो ये ऐसे जो आप लेयर्स देख रहे हैं इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। यानी भूपृष्ठ से नीचे की ओर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ऊपर की इतनी सी लेयर, लगभग 6 इंच की लेयर जो है वो मिट्टी कहलाती है, और इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट के अंदर खनिजांश और जीवांश मिले होते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। अंदर की जो प्लेट्स परतें होती हैं उसमें अनेक संस्तर होते हैं जिनको हम होरिजन कहते हैं। ये सारे होरिजन मिलकर ही मृदा परिच्छेदी का बनाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे एक सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसे हम ए होरिजन बोलते हैं यानी टॉप सॉइल बोलते हैं, जो ह्यूमस के दृष्टिकोण से रिच होती है, जो फर्टाइल होती है। इसके अलावा सेकंड होती है जिसको हम ख संस्तर या बी होरिजन बोलते हैं, जिसे हम सब सॉइल भी कहते हैं। ये वाला बीच का पार्ट होता है जिसमें ह्यूमस अधिक नहीं होता, ये मिनरल्स के अंदर और ह्यूमस के दृष्टिकोण से थोड़ी सी पुअर होती है। थर्ड वन होता है सी होरिजन और लास्ट वन होता है डी होरिजन, यानी जो मृदा को बेस का काम करते हैं, जो मूल चट्टानों के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार से सॉइल के अंदर जो लेयर्स मिलते हैं उसे हम सॉइल प्रोफाइल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण।
भारत की मिट्टियों को हम अनेक आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे उनका रंग, रूप, उपजाऊपन। इस आधार पर हम मिट्टियों को कई हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम भारत की मिट्टियों का अध्ययन निम्नलिखित टॉपिक के आधार पर करेंगे, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल और अराइड एवं फॉरेस्ट सॉइल। सबसे पहला है जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मृदा को हिंदी भाषा में कांप मृदा या कच्छारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ वास्तव में जल में पहाड़ी क्षेत्रों से या बरसात के कारण जो मिट्टी का अपरदित पदार्थ होता है उसको पानी अपने साथ बहाकर ले आता है, जिसे हम जलोढ़ कहते हैं, यानी सिल्ट होता है ये। और जहाँ नदी के अंदर गति कम हो जाएगी, पानी फैल जाएगा, तो वो सारा सिल्ट वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। इस प्रकार से नदियों के द्वारा या वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपरदित पदार्थ को ले जाकर डिपॉजिट करने से इन मृदाओं का निर्माण हुआ है। ये मृदाएं मैदानी भागों में, डेल्टाई भागों में और बाढ़ के प्रदेशों में मिलती हैं। इनका रंग ब्राउन होता है, यानी भूरा होता है। इसके अलावा डेल्टाई प्रदेशों में इस प्रकार की मिट्टी को डेल्टाई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत के अंदर सुंदरवन डेल्टा, महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कावेरी डेल्टा में इस प्रकार की नवीनतम जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इसके साथ साथ भारत में जो जलोढ़ मिलता है, एलुवियल सॉइल है, ये उत्तर भारत के मैदानी भागों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, इसके साथ साथ भारत के कोस्टल जो प्लेन्स हैं उनमें भी ये मिट्टी पाई जाती है। भारत के अंदर जलोढ़ मृदा सबसे विस्तृत क्षेत्र में मिलती है, जो भारत के लगभग 43.7% भूभाग पर मिलती है, यानी लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर भारत में एलुवियल सॉइल मिलती है। एलुवियल सॉइल को हम जो है अनेक विशेषताओं के रूप में आगे अध्ययन करेंगे। जैसे इस मृदा का रंग जो है हल्का भूरा या हल्के पीले रंग का होता है। यह मिट्टी भारी दोमट या कहीं कहीं पर ये बलुई या चिकनी के मिट्टी के रूप में भी होती है। विभिन्न प्रदेशों में इसकी गहराई अलग अलग होती है। गंगा के मैदानी भाग में इसकी मिट्टी की गहराई सबसे अधिक है। इसके अलावा जो एलुवियल सॉइल होती है, जलोढ़ मृदा या कांप मृदा है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पति के अंश ह्यूमस की कमी होती है। इसके विपरीत पोटास और चूना इसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। हालांकि ये मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। इस मिट्टी को हम प्रवाहित मिट्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि जन्म से जमाव तक ये एक लंबा रासायनिक सर्कल जो है कंप्लीट करती है या लंबा एक मार्ग अपनाती है। मुलायम होने के कारण इस मिट्टी के अंदर कुएं खोदना, ट्यूबवेल लगाना या नहरें बनाना आसान भी होता है और कम खर्चीला होता है। इन मिट्टियों में सिंचाई की सुविधाओं को अपनाया जाता है। ये मिट्टी जो है गहन कृषि के लिए जानी जाती है, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, तिलहन, दलहन, तंबाकू, हरी सब्जियां आदि इसमें खूब पैदा की जाती हैं। इन मिट्टियों को उपजाऊपन और संरचना के आधार पर हम 2-3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे एक है खादर मिट्टी। ये नवीनतम नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। ये प्रदेश नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है और उपजाऊ प्रदेश ये रहता है, क्योंकि इसमें रेनी सीजन में फ्लड प्लेन के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिससे नई लेयर मिट्टी की इसके ऊपर बिछ जाती है। तो इसे हम बोलते हैं खादर मृदा। इसको कहीं कहीं पर बेट भी कहा जाता है। दूसरी होती है बांगर मिट्टी, जो पुराने जलोढ़ के निक्षेप होते हैं, जो नदियों से दूर होते हैं, जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। लगातार खेती करने के कारण से ये प्रदेश थोड़ा सा कम उपजाऊ हो जाता है। ऐसे प्रदेशों को बांगर सॉइल या बांगर प्रदेश कहते हैं। कहीं कहीं पर इसका नाम धाया भी होता है।
तीसरी जो जलोढ़ मृदा है वो नूतन जलोढ़ मृदा या डेल्टाई मिट्टी के रूप में जानी जाती है, जो भारत के डेल्टाई प्रदेशों में मिलती है। ये बिल्कुल लेटेस्ट एलुवियल सॉइल होती है, जिसका निर्माण जिस समय हम अध्ययन कर रहे हैं इस समय भी हो रहा है। जैसे गंगा डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा, इस समय भी नदियां वो प्रवाहित हो रही हैं और अपने साथ सिल्ट को लगातार वहाँ पर डिपॉजिट कर रही हैं। तो यहाँ ये ऐसी मिट्टी होती है जो बिल्कुल लेटेस्ट होती है। नेक्स्ट वन है ब्लैक सॉइल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उससे जो मैग्मा बाहर आता है तथा वो लावा के रूप में जमीन पर फैल जाता है, तो उसके बाद इन मिट्टियों का निर्माण होता है। अपक्षय प्रक्रिया से ये मिट्टियां टूट फूट जाती हैं, तो जिससे काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के लावा से होता है। ये मिट्टियां भारत के अंदर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें मुख्य रूप से मिलती है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में भी ये मिट्टियां मिलती हैं। कुल मिलाकर भारत के अंदर ब्लैक सॉइल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में मिलती हैं। ये भी उपजाऊ मिट्टियों में से एक होती है, जो जलोढ़ मृदा के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्रों पर पाई जाने वाली भारतीय मिट्टी है। इसे कभी कभी जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग हैं, ये इसको रेगड सॉइल भी कहते हैं, यानी इसका लोकल नेम रेगड मिट्टी है। इसमें कपास सबसे ज़्यादा होती है। ये क्रॉप आप देख पा रहे हैं, ये कपास के खिले हुए पौधे आप देख रहे हैं, तो कपास इसमें सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। अब हम काली मिट्टी की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये स्थायी मिट्टियाँ होती हैं क्योंकि इनका निर्माण एक ही स्थान पर होता है। इनमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम, पोटास अधिक मात्रा में मिलता है, लेकिन इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इनका रंग काला होता है काली मिट्टी का। कणों की बनावट के आधार पर ये सघन और महीन कणों वाली मिट्टी होती है। इस मिट्टी की एक विशेषता ये रहती है कि इसमें नमी अधिक देर तक ये संजो कर रखती है, यानी ये अधिक देर तक नमी को धारण करके रख सकती है। इस कारण से इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। अधिक देर तक इसमें जल रुक जाता है, इसलिए ड्राई फार्मिंग के लिए ये मिट्टी आदर्श होती है। स्वभाव से ये मिट्टी चिकनी होती है और इसका एक दोष भी है, क्या कि जब हम इस मिट्टी को सिंचित करेंगे या सिंचाई करेंगे या बरसात के कारण ये मिट्टी गीली हो जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी हो जाएगी, तो इसमें हल चलाना मुश्किल होगा। और जब ये मिट्टी सूखेगी तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, जिससे इसमें ऐसे क्रैक्स पड़ जाती हैं। तो दोनों ही दशाओं में ये अनुकूल नहीं रहती क्रॉपिंग के लिए। तो इसमें किसान को बड़ा वैज्ञानिक नज़रिया इसके ऊपर रखना पड़ता है, दृष्टिकोण रखना पड़ता है कि मिट्टी जैसे ही हल्की सी सूखे तो इसकी जुताई करनी पड़ती है, यानी पहली बारिश के बाद इस मिट्टी की जुताई कंपलसरी हो जाती है। इस मिट्टी में कपास अधिक होने के कारण इसे कपास की मिट्टी भी या कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसमें कॉटन के साथ साथ गन्ना, तंबाकू, गेहूं और ऑयल सीड्स हो जाते हैं। इसको कहीं कहीं पर लोकल लैंग्वेज में रेगड सॉइल कहा जाता है। नेक्स्ट वन है रेड एंड येलो सॉइल। लाल पीली मिट्टियाँ जो हैं अपक्षय के कारण रवेदार या रूपांतरित चट्टानों के टूटने फूटने से बनती हैं। ये मिट्टियाँ प्रायद्वीप भारत में मुख्य रूप से मिलती हैं, जो भारत के लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैली हैं। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिणी महाराष्ट्र, इस दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ मिलती हैं। इन मिट्टियों की विशेषता क्या है? इन मिट्टियों का रंग होता है लाल, इसलिए इनको रेड सॉइल कहते हैं। इन मिट्टियों में जलयोजन की प्रक्रिया के कारण कभी कभी ये पीले रंग की हो जाती हैं।
इसमें लोहा, चूना, एल्यूमिनियम की मात्रा तो अधिक होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ जिसे ह्यूमस कहते हैं उसकी कमी होती है। ये मिट्टियाँ कम उपजाऊ मिट्टी होती हैं जो रेड सॉइल हैं। और ये शुष्क मिट्टी या बरानी एग्रीकल्चर, बरानी कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें सिंचाई की जरूरत नहीं होती, जो बरसात के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे चना, जैसे सरसों, जैसे दलहन या बाजरे की खेती करना। तो इस प्रकार ये शुष्क एग्रीकल्चर के लिए अनुकूल रहती हैं। हालांकि उर्वरकों का प्रयोग करके रेड सॉइल में चावल, गेहूं, गन्ना, कपास और पल्सिस या दालें बोई जा सकती हैं। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में लेटर शब्द का मतलब होता है ईंट यानी ब्रिस्क। तो ये मिट्टी ईंट की भांति कठोर और लाल रंग की होती है। मानसून जलवायु में यह मिट्टी उन स्थानों पर बनती है जहां पर अधिक वर्षा और ऊंचा तापमान रहता है, आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक दौर आते हैं। तो ऐसे प्रदेशों में, उष्ण आर्द्र प्रदेशों में इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि जब ऐसी दशाएं होंगी, बहुत अधिक बारिश, बहुत अधिक टेम्परेचर, कभी गर्मी आ गई, कभी रेनी सीजन आ गया, तो ऐसे में जो मिट्टी की ऊपरी परत है उससे चूना और सिलिका वर्षा के जल के साथ नीचे की परतों में पहुंच जाता है और लोहा और एल्यूमिनियम के कण ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं, जिसे निक्षालन कहा जाता है। तो जिससे लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। भारत में लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, नागपुर पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र, इन सब हिस्सों में लगभग 1 से 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पर मिलती हैं। इन मिट्टियों की विशेषताएं या फीचर्स क्या हैं? नंबर 1, ये मिट्टी एसिडिक होती हैं यानी अम्लीय प्रवृत्ति की होती हैं। इनमें नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जैव पदार्थ यानी ह्यूमस की कमी होती है, जिस कारण ये मिट्टियाँ कम उपजाऊ होती हैं। इन मिट्टियों में कंकरीलापन और छिद्र युक्त भी ये मिट्टियाँ होती हैं। इन जो लेटराइट मिट्टी है ये खेती के लिए बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती। ये मिट्टी चरागाहों के लिए या झाड़ी नुमा वनों के लिए उपजाऊ रहती है या अनुकूल रहती है। इन मिट्टियों में यदि उर्वरकों का प्रयोग करें तो यहाँ पर कॉफ़ी, रबड़ और काजू जैसी फसलें ली जा सकती हैं या उनकी खेती की जा सकती है। भवन निर्माण के लिए ये मिट्टी काफ़ी अनुकूल रहती है क्योंकि ये कुदरती हार्ड होती है। तो इससे अगर ईंटें बनाएंगे तो वो हार्ड रहेंगी। नेक्स्ट है शुष्क मृदाएं, अराइड सॉइल। शुष्क और उष्ण जलवायु में भौतिक अपक्षय के परिणाम से जो मिट्टी का निर्माण होता है, रेत का निर्माण होता है, उसे हम शुष्क मृदा कहते हैं। पवनों द्वारा या वायु के द्वारा इस रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन या निक्षेपण कर दिया जाता है, जिससे बलुई मृदा का निर्माण होता है, जिसे हम डेजर्ट सॉइल कहते हैं। ये आप चित्र देख पा रहे हैं, ये डेजर्ट सॉइल है। इसका रंग पीला होता है, मिट्टी के कण मोटे होते हैं। इसमें अगर आप पानी डालेंगे तो तुरंत पानी इसके अंदर चला जाएगा। तो ऊपर की परत इसकी जल्दी सूख जाती है, हालांकि अंदर की परतों में नमी मेंटेन रह जाती है। तो इसमें वे फसलें हो सकती हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती हैं, जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। ये मिट्टी भारत के अंदर राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिण पश्चिमी पंजाब और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया के आसपास मिलती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये मेरे हाथों में बलुई मिट्टी ही आप देख पा रहे हैं और ये वाली मिट्टी जो है जलोढ़ मृदा है। दोनों में आप डिफरेंस भी देख सकते हैं कि कणों में और रंग में काफ़ी डिफरेंस है। उपजाऊपन में भी जलोढ़ उपजाऊ होती है, बलुई कम उपजाऊ होती है। बलुई मिट्टी में चना और बाजरा जैसी फसलें हो सकती हैं, मूंगफली की खेती की जा सकती है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषताएं। इसमें खनिज लवण अधिक होते हैं, पानी और प्राकृतिक वनस्पति की इसमें कमी होती है, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों यानी ह्यूमस की इसमें बहुत कमी रहती है। वर्षा की कमी के कारण जो घुलनशील लवण है उसका निक्षालन नहीं हो पाता,
तो परिणाम क्या होता है कि ये मिट्टियाँ स्वभाव से एल्कलाइन हो जाती हैं, अक्षारीय हो जाती हैं। सिंचाई की सुविधा होने पर ये मिट्टी उपजाऊ हो सकती हैं, और सिंचाई अगर अवेलेबल है तो बलुई मिट्टी में गेहूं हो सकता है, चना, ज्वार, बाजरा, इनकी खेती आसानी से ली जा सकती है। जैसा कि उदाहरण के लिए है, भारत के राजस्थान के पश्चिमी जिलों श्री गंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, तो इन सब के अंदर पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम हरीके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो लगभग 960 किलोमीटर लंबी है। उससे राजस्थान के डेजर्ट के पश्चिमी जिलों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हुई और वहां पर आज बहुत अधिक फसलें लहर लहा रही हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए ज्वलंत एग्जाम्पल है कि बलुई मिट्टी को यदि पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा मिल जाए तो ये उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट हो सकती है। इस मिट्टी का रंग लाल यानी हल्का लाल या पीला होता है। इस मिट्टी में रेत के कण मोटे होते हैं और यह मिट्टी पानी को तुरंत सोख लेती है। नेक्स्ट वन है वन मृदाएं, फॉरेस्ट सॉइल। भारत के अंदर जहाँ जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हैं या जहाँ पर वन है, उन पर्यावरण में इस प्रकार की मृदा मिलती हैं। इन मिट्टियों का निर्माण ज़्यादातर जो टर्शियरी चट्टानें हैं, टर्शियरी युग की चट्टानें हैं, उनके अपक्षय से ये मिट्टियाँ बनती हैं। भारत में इन मिट्टियों का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, इसके अलावा दक्षिणी भारत में पूर्वी व पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में होता है। जैसा कि आप चित्र में ये देख पा रहे हैं, ये नैनीताल के पंगोट एरिया का जो पर्वतीय मिट्टी है उसका चित्र आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो वन मृदाएं होती हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ये मिट्टियां खुरदरी होती हैं जिसमें कंकड़ और चट्टानी टुकड़े ज़्यादा होते हैं, यानी मिट्टी के अंदर कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अपेक्षाकृत इसमें मिट्टी के जो कण हैं वो बड़े होते हैं। चिका की इसमें यानी चिकने कणों की अनुपस्थिति होती है। इस कारण से इन मिट्टियों में पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। यहाँ पर वे फसलें हो सकती हैं जो ट्री नुमा होती हैं, जैसे कॉफ़ी हो सकती है, चाय हो सकती है। तो ऐसी फसलें के लिए ये उपयुक्त मिट्टी रहती है। उनको वैसे भी पारगम्य मिट्टियाँ की ज़रूरत होती है, यानी जिसमें नमी थोड़ी बहुत रह जाए और पानी जड़ों में ना रुके। इन मिट्टियों में लोहे के अंश और जैव पदार्थों की अधिकता होती है, लेकिन चूना और पोटास की कमी होती है वन मृदाओं में। इन मिट्टियों में चाय, कॉफ़ी, सेब, आड़ू, चेरी, अखरोट इस टाइप्स के पौधे उगाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी उगाए जा सकते हैं। जटिल संरचना और ऊंचाई के अनुसार ये मृदाएं बदल जाती हैं। जैसे जैसे पहाड़ पर ऊंचाई की ओर जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज होती है, तो इसमें मिट्टियों के अंदर विभिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन है लवण मृदाएं, सैलाइन सॉइल, यानी वे मिट्टियां जिसमें लवण और अक्षारों का तत्व अधिक होता है। इन मिट्टियों को लवणीय मिट्टी या अक्षारीय मिट्टी कहा जाता है। इन मिट्टियों का निर्माण वहाँ होता है जो एरिया वाटर लॉगिंग की समस्या से ग्रस्त होते हैं। जैसे कोई नदी है या कोई नहर है जो लगातार जिसमें पानी बहता रहता है, उसके कारण से आसपास के एरिया में जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाता है। तो ऐसे जलग्रस्त क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियाँ बनती है, जिसे जलाक्रांता की समस्या कहते हैं। नहरों द्वारा सिंचित इलाकों में भी इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो जाता है। क्या होता है कि जब किसी मिट्टी में बहुत अधिक सिंचाई की जाती है तो सिंचाई की नमी के कारण से मिट्टी की अंदर की परतों से, यानी जो मूल रॉक्स हैं वहाँ से जो खारापन है, सॉल्ट हैं, वो ज़मीन में ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। तो इस कारण से मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है वो सॉल्टी हो जाती है, वो फसलों के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। इस प्रकार की मिट्टियाँ शुष्क प्रदेशों में बनती हैं, खासकर जैसे पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, जैसे कच्छ का रण आपने पढ़ा होगा,
दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात के अंदर खंभात की खाड़ी के आसपास इस प्रकार की मिट्टियों से बहुत अधिक सॉल्ट भी एकत्रित किया जाता है। लवणीय मिट्टी की विशेषताएं। इस मिट्टी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे इस मिट्टी को थूर, उस्सर, रे, कल्लर, संकड़, चौपान, इन सब नामों से जाना जाता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम होते हैं। ये मिट्टियां अनउपजाऊ होती है, अनफर्टाइल होती हैं। हालांकि इसमें जैव उर्वरकों का यानी गोबर की खाद का या हरी खाद का प्रयोग करके हम इन मिट्टियों को उपजाऊ बना सकते हैं। इसमें मिट्टी की ऊपर की परत में सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, ये अक्षारीय या अम्लीय हो जाती हैं। सेकंड वन है पीठ में सॉइल। इन मिट्टियों का निर्माण वहाँ होता है जो एरिया अधिक आर्द्रता युक्त होते हैं, या तो वो वहाँ बारिश ज़्यादा होती है या वहाँ पर जो है समुद्र तटीय एरिया होते हैं। ऐसे प्रदेश पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग तथा हिमालय के गिरिपद में तराई प्रदेश, ऐसे इन प्रदेशों में पीठ में सॉइल मिलती हैं। इन मिट्टियों की विशेषता क्या है कि ये दलदली टाइप्स की मिट्टी होती हैं। दलदली मीन्स जिसमें बहुत अधिक नमी रहती है, सूखती नहीं है ये मिट्टियाँ। तो इसमें लोहांश और जीवांश की मात्रा अधिक होती है। पटसन की खेती के लिए ऐसी मिट्टी उपजाऊ होती है, जिसे हम दलदली मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी कह सकते हैं। वर्षा ऋतु की कारण ये मिट्टियाँ अधिकांश जल में डूबी रहती हैं और इन मिट्टियों में चावल की खेती भी की जा सकती है। ये आप चार्ट देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने खुद आपके लिए डिजाइन किया है ताकि विद्यार्थी एक ही चार्ट से पूरे सॉइल्स का अध्ययन कर सके। मैं आपके लिए इसमें बता देता हूं कि यदि आपको इसमें 5 या 6 अंक का क्वेश्चन तैयार करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो आप मूल हेडिंग को देखिए। इसमें जैसे मृदा है, उसका निर्माण किस कारण से होता है, उसका रंग क्या है, उपजाऊपन कैसा है, कणों का आकार कैसा है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, कौन सी फसलें होंगी और वो भारत में कहाँ मिलती है, और लास्ट वन है कि उसमें कोई एडिशनल रिमार्क आप देना चाहते हैं। तो इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि जलोढ़ मृदा के बारे में ही आपने लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे कि जलोढ़ मृदा का निर्माण बहते हुए जल यानी नदियों के जल के द्वारा होता है। इनका रंग भूरा होता है, ये उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं। इसमें मिट्टी के कणों का आकार मध्यम होता है। इन मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त मिट्टियाँ ये होती हैं। इसमें गेहूँ, चावल और दलहन की फसलें ली जा सकती हैं। इन मिट्टियों का वितरण यानी ये कहाँ पर मिलती हैं, तो ये उत्तर भारत के मैदानी राज्यों और कोस्टल प्रदेश में मिलती हैं। और इनको हम पुरानी जलोढ़ यानी बांगर और नई जलोढ़ खादर में कन्वर्ट वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप सीक्वेंस में इनको लिख सकते हैं। ऐसे ही कोई भी मिट्टी आप ले लें और उसको आप इस चार्ट के माध्यम से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि ये जो भी चार्ट है इसका अध्ययन हम व्याख्यान में पहले ही कर चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चार्ट का भी अपने एजुकेशन लाइफ में खूब फायदा उठा सकते हैं। अब इस व्याख्यान के आधार पर आपके लिए कुछ होमवर्क है। प्यारे विद्यार्थियों, आप निम्नलिखित क्वेश्चनों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जैसे मिट्टी क्या है, मिट्टी के तत्व कौन से होते हैं जो मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं, सॉइल प्रोफाइल क्या है और सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत कौन कौन से होरिजन होते हैं, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में क्या डिफरेंस होता है, जलोढ़ मिट्टी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, काली मिट्टी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, लवण मृदा यानी सैलाइन सॉइल और पीठ में सॉइल या पीठी सॉइल में डिफरेंस बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सब प्रश्नों का उत्तर देने का आप प्रयास करें और इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।